तिवारी जी के पास मैं आता हूं। और तिवारी जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आप कार्ड होल्डर भी रहे हैं और आप वरिष्ठ नेता और चिंतक भी आप माने जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? और मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि आप ये जो हमारा कार्यक्रम है, अगर आप इसमें टिप्पणियां करेंगे तो हम इसे सीरीज के तौर पर भी चला सकते हैं। और हम जो है ये जो विकल्प वाला जो इसका हिस्सा है कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, हम इसके ऊपर और भी कार्यक्रम कर सकते हैं। ये लेकिन दर्शकों के पार्टिसिपेशन के ऊपर और जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर निर्भर ये करेगा। बहुत सारे हमारे लेफ्ट के साथी हैं, वो इसको देख के नाराज भी होने वाले हैं। और बहुत सारे साथियों को का अगर ये रिस्पॉन्स आता है कि इसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे खुशी होगी। व्यक्तिगत स्तर के ऊपर हम लोगों का संबंध सभी लेफ्ट की पार्टियों के सभी नेताओं के साथ में बहुत नजदीकी है और मेरा व्यक्तिगत भी है। और किसान मूवमेंट में भी हम लोग साथ हैं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी हम लोग साथ हैं। लेकिन जो अभी कहा व्यास जी ने कि वो इतनी रिजिडिटी है और इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी है कि कोई हो सकता है एक वाक्य इस पूरी चर्चा में से ऐसा निकल जाए जिसके ऊपर लगे कि अरे आपने तो जो है हमारे को नीचा दिखाने के लिए आपने इस तरीके का आपने कार्यक्रम किया है। तो मैं तिवारी जी आपसे ये चाहूंगा कि संयमित जो आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी के तौर पर आपका जी बोले। एक तो हम एक्नॉलेज करते हैं दोनों वक्ताओं ने जो कहा उसको बिल्कुल तरीके से, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसको कन्फाइन करके हम कहना चाहें तो कहें कि दुनिया का सबसे कठिन और जरूरी काम है अपनी ही परंपरा के आलोचनात्मक विवेक का प्रतिनिधि होना, और जिसका सर्वथा अभाव आजकल मैं देख रहा हूं। और कम्युनिज्म के नाम पे जो किस्म किस्म की चीजें दुनिया में चल रही हैं, अगर वहां आपके डेलीगेशंस जाते रहेंगे और उसको कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में एक्नॉलेज करते रहेंगे तो कम्युनिज्म का जो परसेप्शन बनेगा वो परसेप्शन वही बनेगा कि जैसे किम इल सुंग भी कम्युनिस्ट, किम जोंग उन भी कम्युनिस्ट, और जैसे ऑथोरिटेरियन मिलिट्री जहां माइट है वो भी कम्युनिस्ट। तो आप जैसे ब्रॉडर डेमोक्रेटिक प्रॉमिस जो है जनता को नहीं दे सकते हैं। तो ये लंबा विषय हो जाएगा, किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन ये जरूर चर्चा करेंगे। कि आप अपनी मतलब ये है कि जी किसी भी विचार को आगे बढ़ने के लिए मूल सवाल होता है, और सवालिया संस्कृति जो है उसको मान्यता एक विचार के तौर पर देना जो है वो बहुत कठिन सवाल है। और लेफ्ट के अंदर भी ये सवाल अगर आप पूछने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पर आप मतलब उसके शिकार हो जाते हैं। गद्दा वो बहुत पुराना चला रहा, हमारे पुरखों के अंदर भी प्रॉब्लम था। इंटॉलरेंस, जो आइडियोलॉजिकल इंटॉलरेंस था वो बड़ा गहरा था। संशोधनवादी, रिविजनिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, पता नहीं कितने किस्म की गालियों का हम लोगों ने याद किया। और मुझे लगता है कि यही बिखराव का एक कारण रहा, बिखराव का यही एक कारण रहा। जी आपकी तिवारी जी अंतिम आपकी टिप्पणी। जी सर। हम तो ये कहेंगे कि छोटे में बड़ी गंभीर चर्चा हुई हम लोगों की। कहेंगे बात, प्रतिवाद, संवाद, यही पूरे वामपंथी आंदोलन की चुनौती भी है और विकल्प भी है। इसी का अभाव है, यही प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। यह प्रक्रिया ही देश को, समाज को आगे विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। और इसमें बाधक है हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, हमारा ईगो, और एक दूसरे के प्रति जो कंपटीशन का भाव रहता है कि एक दूसरे को रौंद करके हम कैसे आगे बढ़ जाए। कंपटीशन कीजिए लेकिन साथ लेके चलिए, साथ चलते हुए कंपटीशन कीजिए। एक दूसरे को रौंदने की बात जहां आएगी वही बात, प्रतिवाद, संवाद की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। और शायद यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो मैं तो कहता हूं कि 1905 से 1907 से 1917 में और अंततः फाइनल माना जाता है कि 1925 में हमारी स्थापना हो गई, उस सारी प्रक्रिया प्रोसेस का अंश यही रहा है। और शायद यही कारण रहा है कि इस प्रक्रिया से हम अलग हटे हैं। इस प्रक्रिया से हम जितना ही दूर होते गए हैं वैसे ही हम कम्युनिस्ट पार्टियों में भी तरह तरह की कम्युनिस्ट अमीबा के तरीके से बिखराते चले गए। आज की तारीख में देश में कम से कम 150-200 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी की तो बातें छोड़िए, हम तो समाजवादी पार्टियों को भी, समाजवादी दर्शन को भी इसी का अंग मानते हैं। उसके बाद छोड़िए, जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं वो कम से कम
150-200 पार्टियां, 147 पार्टी तो मैं उसकी काउंटिंग कर चुका था अपने शोध पीरियड में। तो इस स्थिति, तो ये जो खंड दरखंड, अरे कितने तो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं कि एक ही चेपे में एक ही आदमी 4-5 तो कम्युनिस्ट पार्टी लेके चलता है। तो ये संकट है, और ये संकट केवल वही संकट है कि हम वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया से दूर हो रहे हैं। हमारे दल के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी आज की तारीख में जिस पार्टी में, जिस संगठन में, जिस बैठक में इस प्रक्रिया का पालन होता है और जितनी स्तर तक पालन होता है, वो पार्टी उतने स्तर तक आगे बढ़ पाती है। और नहीं तो आज की तारीख में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक जमाने में दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, विकल्प हुआ करती थी। और सच बात तो यह है कि अगर मौका मिला होता, अगर उसके साथ उस तरीके का वो व्यवहार न होता, तो शायद पहली सरकार कम्युनिस्टों की ही बनी होती, कम्युनिस्ट पार्टियों की ही बनी होती। लेकिन जो भी रहा है, 1952 हो, अपना 57 हो, उसमें तो हम जो सेकंड पार्ट थे। लेकिन ये जो हमारी प्रक्रिया जो बंद हुई वाद प्रतिवाद संवाद की, उसके चलते हम पीछे धक्के खाते चले गए। और फिर जब हमने टूटना शुरू किया, और टूटते टूटते आज की स्थिति यह है कि हम 3 प्रांतों से, अब हम एक भी प्रांत में नहीं है, और वो केवल 3 प्रांत नहीं थे, हम तो ये कहेंगे कि केरल, बंगाल और त्रिपुरा से बाहर हट करके अगर कहीं मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी थी तो हमारे बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी थी। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारा जैसे एक जमाने में केरल कहा जाता था, और सबकी बात तो छोड़िए, हमारा बनारस उसका मजबूत कर हुआ करता था। बनारस दुनिया के इतिहास में या अपने पॉलिटिकल इतिहास में अब तक यह रहता है कि जीत का इतिहास लिखा जाता है। बनारस वो जगह थी कि रुस्तम सैकिन हारे, ये इतिहास है यहाँ का। रुस्तम सैकिन हारे, ये इतिहास यहाँ का। क्यों हारे थे? तो यहाँ का उस समय का प्रख्यात शिक्षाविद, प्रख्यात ये समाज वैज्ञानिक संपूर्णानंद चीफ मिनिस्टर होते हुए यहाँ हार रहे थे। और जिस तरीके से बंगाल में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को अपना जिताया गया, जीता गया, उस स्थिति में आने की इनको जरूरत पड़ी थी। तो ये है, ये हमारा इतिहास। लेकिन हम उस अपने सम्मानजनक इतिहास को हम ही ध्वस्त कर रहे हैं, और उसका कारण केवल यही है कि हम वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया को हम दूषित कर रहे हैं, हम उसको क्षरित कर रहे हैं, उस पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फल ये है कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं लोग के सामने उसी ढांचे में। अरे अगर तुमको उस ढांचे में आना, अच्छा, पहली बात तो ये है कि मार्क्स ने जो कहा था उस पर भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मार्क्स ने कहा था कि ये तो सिद्धांत हो गया, लेकिन यह काल समय परिस्थितियों के अनुकूल जहां है, वहां की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल आप इसको लागू कीजिए। आज की तारीख में हम तो शुक्रिया करेंगे ये तमिलनाडु का जो विजन है, विजन ने स्पष्ट रूप से वहां धारा खींची है कि हम द्रविडियन हैं, द्रविडियन पॉलिटिक्स को हम मानते हैं, लेकिन हम स्टालिन वाले वो फिलॉसफी को हम नहीं मानते हैं। हम नास्तिक नहीं हैं, हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म को लेकर के हम आगे चलने वाले लोग। किस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए, आप बात कीजिए, उस पर विमर्श कीजिए, और विमर्श से अगर कोई रास्ता निकलता था। विजयन उसने आते अपना पहली बार उसने सीधे प्रधानमंत्री को, आज की तारीख में प्रधानमंत्री हमारा खूंखार शेर है, वो किसी को आमंत्रित करे और उसका गट्टा झटक दे। इतना साहस अगर किसी में हो सकता है तो निश्चित रूप से उसमें वामपंथी आधार, उसमें वामपंथी जींस है। और उसने पहले ही आते आते कह दिया है कि हमारी पहली वरीयता होगी कांग्रेस होगी, हमारे लेफ्ट होंगे, अपना ये सारे लोग हैं जो कि इस चीज को मानते हैं। और आज की तारीख में भी हम इतना विलंब कर रहे हैं उसको साथ लेने में। ऐसे लोगों को बांह पसार करके सामने लाना होगा, और जो कोई भी वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया में आना चाहता है, ऐसे सारे लोगों को आत्मसात करना होगा। तब जाकर के हम वामपंथी आंदोलन का हम एक विकल्प दे सकते हैं, और उसके सामने जो कोई भी वो चुनौतियां हैं, इस एक मूल मंत्र से हम उसका समाधान कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ हम आज बहुत शुक्रिया आपका को जी बहुत आपका शुक्रिया। आपने जो कहा वो प्रक्रिया मुझे लगता है कि वामपंथी मोर्चे के अंदर भी चलनी चाहिए, लेकिन 33 साल का शासन रहा। मैं अगर आप पार्टी की मीटिंग्स के अंदर देखें तो वैचारिक जो है विषयों के ऊपर बहुत कम बहस हुई। सरकार को चलाने को लेके बहस हुई, कार्यक्रमों को लेके बहस हुई,
लेकिन एकजुटता को लेकर के कि हम जितनी पार्टियां मिलकर के सरकार चला रहे हैं वो सब एकजुट कैसे आ सकते हैं, इसके तौर तरीके तलाशने के ऊपर बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर बात हुई। ये बात भी लगातार चलती रही कि कम से कम पार्टियां का अगर एकजुटता नहीं हो सकती तो ट्रेड यूनियन के अंदर तो जितने लेफ्ट के ट्रेड यूनियंस हैं वो सब एक जगह पर आकर के एक अगर वो ट्रेड यूनियन बनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन होगा। उसी तरीके से अगर लेफ्ट के जितने किसान संगठन हैं वो अगर एकजुट होकर के बनाते हैं तो वो देश का सबसे बड़ा किसान संगठन होगा। ये संभावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है इंटरनल डिस्कशन चलता हो जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में ना आती हो, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस समय जो है एक कॉरपोरेट युग आया है, एक सांप्रदायिक ताकतों ने जो कब्जा कर लिया है देश के ऊपर, या दुनिया के अंदर कॉरपोरेट की ताकतों ने कब्जा किया है, उनसे मुकाबला करने के लिए जो भी वामपंथी फोर्सेस हैं, मैं ये कहूंगा जो भी समाजवादी फोर्सेस हैं, या और आगे विस्तार करके जो भी प्रगतिशील ताकतें हैं, सबको आपस के संवाद को बढ़ाने की जरूरत है, एकजुटता की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। ये देश हमसे अपेक्षा करता है, जिसे हम वर्किंग क्लास कहते हैं या जो वंचित वर्ग कहते हैं, वो हमसे अपेक्षा करता है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। बहुजन संवाद के दर्शकों से अपील कि वे इस पर अपनी टीका टिप्पणी भी करें, अपने सवाल भी करें, ताकि हम इस जो है मुद्दे के ऊपर और भी इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। और जो लोग इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि बहुजन संवाद जो है वो खुला मंच है, आप भी इस चर्चा के अंदर शामिल हो सकते हैं। आप इसको शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरुण कुमार जी, माननीय व्यास जी, माननीय शैलेंद्र कुमार जी, माननीय डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।